हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज हवेली में मामूल से ज्यादा हलचल थी। कई सालों के बाद सुरैया बेगम का पोता तैमूर परदेश से वापस आ रहा था। हवेली की मालकन नफीसा बेगम के तो पांव ही जमीन पर नाप पड़ रहे थे। वो खुशी से बेहाल हुए जा रही थी। वो कई दिनों से तैयारी में मशगूल थी। उन्होंने हवेली का कोना कोना चमकार कर रख दिया था। नए तर्ज के रंगो रोगन से हवेली की हालत ही बदल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में किसी की शादी की तकरीब हो। मालकन नफीसा बेगम का बस चलता तो वो आसमान से सितारे तोड़कर हवेली में सजा देती। किचन में मुलाजिम कई तरह के खाने बनाने में मसरूफ थे। मैं भी बेदिली से कामों में जुटी हुई थी। पिछले कई दिनों की थकन मेरे चेहरे पर आया थी। मैं जितना उन कामों से दिल छुड़ाती, अम्मा उतना ही काम मुझ पर डाल दिया करती। सुरैया बेगम के दोनों बेटे सुल्तान और सिकंदर शाह तैमूर शाह को लेने एयरपोर्ट गए थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी हवेली के गेट पर रुकी। सुल्तान और सिकंदर तैमूर को लेकर घर पहुंच गए थे। मैंने बेदिली से किचन की खिड़की से बाहर झांक कर देखा। आखिर कौन था वो नवाबजादा जिसकी आमद का इतने दिनों से शोर मचा हुआ था। जब तैमूर शाह गाड़ी से उतरा, मैं उसे देखती ही रह गई। मेरे दिल की धड़कन यकदम जैसे रुक सी गई थी। तैमूर वाकई बहुत खूबसूरत था, या शायद मेरी आंखों को वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैं बिना पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। वो मुस्कुराकर सबसे मिल रहा था, मगर उसकी आंखें उदास थीं। शायद उसे अपने मरहूम माँ बाप की याद आ रही है। मैंने दिल में सोचा, वहां गुमसुम खड़ी क्या कर रही है नूर? जल्दी से खाने की बर्तन मेज पर लगा। अम्मा की आवाज मुझे होश की दुनिया में वापस ले आई थी। मैं जल्दी से मुड़ी और अम्मा के हाथ से बर्तन लेकर खाने की मेज पर लगाने के लिए भागी। मेरा नाम महानूर है। मैं अपनी माँ की एक ही बेटी थी। मैं अम्मा की शादी के काफ़ी अरसे बाद पैदा हुई थी। शादी के बाद कई सालों तक अम्मा के यहाँ कोई औलाद ना हो सकी। अम्मा ने काफ़ी इलाज करवाया, दम दरूद भी किया, लेकिन कोई उम्मीद बर नहीं आई। आखिर अम्मा मायूस हो गई। उसने औलाद की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तब एक दिन अल्लाह ने अम्मा की खाली झोली भर दी। अम्मा को तो यकीन ही नहीं होता था। अम्मा अब्बा दोनों बहुत खुश थे। अम्मा ने मेरा नाम महानूर रखा था। हमारे गांव में सैयदों की एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। वो गांव के सरदारों में से थे। अब्बा सैयदों की ज़मीनों पर काम करता था, जबकि अम्मा सैयदों की हवेली में काम करती। अम्मा काम पर जाती तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। जाहिर है घर पर मेरा ख्याल रखने वाला कोई ना था। हवेली की मालकन नफीसा बेगम अच्छी खातून थी। उन्हें मेरे हवेली आने पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वो मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। मैं सारा दिन हवेली में मुलाजमों के बच्चों के साथ खेलती रहती और शाम को अम्मा के साथ घर वापस आ जाती। न जाने अम्मा का नसीब कैसा था। अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा तो शौहर को अपने पास बुला लिया। मैं साल भर की थी जब एक दिन अब्बा को बुखार हुआ था। मामूली बुखार ऐसा बिगड़ा और अब्बा की बीमारी इतनी बढ़ी कि वो चारपाई से जा लगा। अब्बा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा खांसता रहता था। कमज़ोरी इतनी थी कि अब्बा ज़मीनों पर काम के लिए भी नहीं जा सकता था। अम्मा बहुत परेशान थी। उसने हवेली जाना भी छोड़ दिया था और अब्बा की तीमारदारी में लग गई थी। अम्मा ने अब्बा का बहुत इलाज करवाया, लेकिन अब्बा की हालत ना सुधरी और एक दिन अब्बा का इंतकाल हो गया। उस वक्त मेरी उम्र 2 साल थी। अम्मा पर तो गम का पहाड़ टूट पड़ा था। वो इस भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। अम्मा का आगे पीछे भी कोई नहीं था। रफ्ता रफ्ता अम्मा को सब्र आ गया और अम्मा ने काम के लिए फिर से हवेली जाना शुरू कर दिया। अब्बा के इंतकाल के बाद नफीसा बेगम ने अम्मा को हवेली में ही रहने के लिए जगह दी थी। हवेली में मुलाजमों के लिए बहुत से सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। उनमें से एक क्वार्टर मालकन ने अम्मा को रहने के लिए दे दिया था। मेरा सारा बचपन हवेली में गुजरा था। मैंने हवेली में ही कुरान पाक पढ़ा था और बुनियादी तालीम भी हवेली में ही हासिल की थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था।
नफीसा बेगम ने मेरा दाखिला गांव के स्कूल में करवा दिया था। नफीसा बेगम की बड़ी बहू हलीमा की बेटी पढ़ाई में मेरी काफ़ी मदद कर देती थी। यूं मैंने गांव के स्कूल से ही मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। मैं 16 साल की हो गई थी। मैं जवान हुई तो शन्नो ने मुझे मेरी खूबसूरती का एहसास दिलाया। अरे नूर, तू तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल हवेली की मालकन लगती है। वैसे तेरी शक्लो सूरत किस पर गई है? खाला से तो तेरी शक्ल बिल्कुल नहीं मिलती। शन्नो कहती तो मैं बेयकीनी से उसे देखती। क्या तू सच कह रही है? हाँ हाँ, कसम ले ले, बिल्कुल सच कह रही हूँ। शन्नो कहती तो मैं खुश हो जाती। मुझे बनने संवरने का बहुत शौक था, मगर अम्मा को न जाने मुझसे क्या चिढ़ थी। वो मेरे लंबे घने बालों को तेल लगाकर कसकर चुटिया बना देती। ना वो मुझे अपनी आंखों में सुरमा या काजल लगाने देती थी, ना होंठों पर सुर्खी। मुझे अम्मा की पाबंदियों से सख्त चिढ़ थी। अम्मा हवेली की पुरानी मुलाजमा थी, इसलिए नफीसा बेगम को अम्मा पर बहुत एतमाद था। हवेली के तमाम अहम कामों की जिम्मेदारी वो अम्मा को ही दे देती थी। नफीसा बेगम के 4 बच्चे थे। नफीसा बेगम के बड़े बेटे अकबर शाह थे, फिर सुल्तान और सिकंदर थे। हुस्ना तीनों भाइयों से छोटी थी। नफीसा बेगम ने अपने सबसे बड़े बेटे अकबर शाह का रिश्ता अपनी भांजी हलीमा से तय किया था और छोटे बेटे सुल्तान का रिश्ता अपनी भतीजी स्वालिहा से तय किया था। नफीसा बेगम के भाई के 2 ही बच्चे थे। स्वालिहा के रिश्ते के बदले में उनके भाई ने अपने इकलौते बेटे हैदर से इनकी लाडली बेटी हुस्ना का रिश्ता तलब कर लिया था। नफीसा बेगम को क्या एतराज़ हो सकता था? हैदर उनका भतीजा था और लाखों में एक था और तमाम ज़मीनों जायदाद का इकलौता वारिस था। यूं नफीसा बेगम ने अपनी बेटी का रिश्ता अपने भतीजे हैदर से तय कर दिया। ये रिश्ता बट्टे सट्टे की बुनियाद पर तय हुआ था। नफीसा बेगम ने बड़ी धूमधाम से अपने दोनों बेटों की शादी की थी। हवेली में पूरा महीना जश्न का समा रहा, मगर ना जाने क्यों हैदर और हुस्ना की शादी ना हो सकी। सुना था कि हुस्ना को हैदर पसंद नहीं था और हुस्ना ने अपने भाइयों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, जो सैयद खानदान से नहीं था। तब से हवेली में हुस्ना का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। नफीसा बेगम हुस्ना की इस हरकत की वजह से बहुत दुखी थी। न जाने हवेली की खुशियों को किसकी नज़र खा गई थी। अभी बेटी का दिया हुआ जख्म ना भरा था कि दूसरा सदमा उनका मुंतज़िर था। एक दिन शहर जाते हुए नफीसा बेगम के दूसरे बेटे सुल्तान और बहू का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। नफीसा बेगम पर तो जैसे कयामत गुजर गई थी। सुल्तान उनका सबसे फरमाबरदार बेटा था। शुक्र था कि उस वक्त सुल्तान का बेटा तैमूर उनके साथ नहीं था, वो अपने मामू हैदर के पास था। तैमूर अपने मामू का बहुत लाडला था और उसे अपने मामू के साथ बहुत लगाव था। अपने माँ बाप के इंतकाल के वक्त तैमूर चंद साल का था। इस मौके पर तैमूर के मामू हैदर ने ही उसका ख्याल रखा था। नफीसा बेगम को तो उस वक्त किसी चीज़ का होश नहीं था। वक्त गुजरने के साथ सुल्तान और सालिहा की जवान मौत के जख्म भी मुंदमिल होने लगे और सब लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ लौटने लगे। नफीसा बेगम अपने छोटे बेटे सिकंदर शाह की शादी करना चाहती थी। सिकंदर शाह ने माँ को बताया कि वो अपने दोस्त की बहन को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। माजी को देखते हुए नफीसा बेगम ने कोई एतराज़ नहीं किया था। उन्होंने सिकंदर की शादी उसकी पसंद और मर्जी से की थी। सिकंदर की बीवी मिजाज की काफ़ी तेज़ थी। वो शहर की पढ़ी लिखी थी। उसको गांव में रहना पसंद नहीं था। उसने सिकंदर शाह से शहर में रहने पर इसरार किया तो सिकंदर शाह ने शहर में घर ले लिया और अपना कारोबार भी शहर में सेट कर लिया था। नफीसा बेगम के भाई जवान बेटी और दामाद की मौत की सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और वो ज़्यादा अरसे जी ना सके और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। बाप की मौत के बाद हैदर शाह का दिल भी यहाँ से उठ गया था, इसलिए उन्होंने मुल्क से बाहर जाने का फैसला किया। वो बैरूने मुल्क गए तो तैमूर शाह को भी अपने साथ ले गए थे। इस दौरान तैमूर चंद बार पाकिस्तान आया था,
लेकिन अब वो अपनी तालीम मुकम्मल करके मुस्तकिल पाकिस्तान आ गया था। नफीसा बेगम के बड़े बेटे हवेली में ही रहते थे। हवेले और ज़मीनों का काम वही संभालते थे। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। उनकी बेटी का रिश्ता उसके मामू के घर तय हो चुका था। नफीसा बेगम के छोटे बेटे के 3 बच्चे थे। उनकी बड़ी बेटी तानिया और 2 छोटे बेटे थे। यूं लड़कों में तैमूर ही हवेली का सबसे बड़ा शाह था और अब कई बरसों बाद वो वापस हवेली आ रहा था। हवेली में कई दिनों से तैमूर शाह की आमद का शोर मचा हुआ था। जोरों शोर से सफाइयाँ की जा रही थी। हर चीज़ को नए तरीके से सेट किया जा रहा था। अम्मा अपने साथ मुझे भी हर काम में लगाए रखती थी, इसीलिए तैमूर शाह की आमद से मुझे चिढ़ होने लगी थी। पता नहीं ये तैमूर शाह कौन सी बला थी। आखिर तैमूर शाह की आमद का दिन भी आ गया और वो हवेली में चला आया। मैं तैमूर शाह को देखकर न जाने क्यों खो सी गई थी। मुझे खुद अपनी ही कैफियत समझ नहीं आ रही थी। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी खाने के बर्तन में इस पर लगाए और किचन में वापस आई। मेरे दिल की धड़कन अभी भी तेज थी। अम्मा ने मुझे देखा तो हैरान होकर कहा, क्या बात है नूर, आज तुम खोई खोई सी लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं अम्मा, बस थकन हो गई है, मैंने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। अम्मा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। अच्छा जाकर देखो, सब मेहमान आ गए हैं तो खाना लगा दूं। मैं दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश करते हुए नफीसा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी, जहां तैमूर और सब घर वाले मौजूद थे। नफीसा बेगम की आंखों में आंसू थे। तैमूर भी उनके हाथ पकड़े उनकी दिलजोई में मसरूफ था। आप फिक्र न करें दादी, अब मैं वापस आ गया हूं, तैमूर शाह ने कहा तो नफीसा बेगम ने उसे गले से लगा लिया। तैमूर बेटा, तुम्हें देखकर दिल ठंडा हो गया है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी वापसी का हमें कितना इंतजार था। तैमूर ने कहा, दादी जान, मैं भी आप सबको बहुत याद करता था। नफीसा बेगम की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। मैंने खाना लगने की इत्तला दी तो सब उठकर खाने की मेज पर चले आए। खाने के दौरान भी मैं चुपके चुपके तैमूर का जायजा लेती रही। मैं हैरान थी कि मुझे क्या हो गया है। मेरे दिल की ऐसी कैफियत पहले कभी ना हुई। तैमूर हवेली में आने वाला पहला मर्द तो नहीं था। इससे पहले भी काफ़ी मेहमान हवेली में आते जाते थे। नफीसा बेगम का ख़ानदान काफ़ी बड़ा था और अक्सर उनके रिश्तेदार हवेली में आते थे, जिनमें नौजवान और ख़ूबसूरत लड़के भी होते थे। मगर दिल की हालत आज से पहले ऐसी ना हुई थी। तैमूर शाह को देखकर न जाने क्यों ऐसा लगता था कि मैं उसे बरसों से जानती हूँ। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए। मैं भी अपने क्वार्टर में आ गई थी। अम्मा तो अभी भी किचन में मसरूफ़ थी, मगर मेरी थकन के ख्याल से अम्मा ने मुझे आराम करने के लिए क्वार्टर में भेज दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी थी। तैमूर की तस्वीर मेरे जहन में बार बार आ रही थी। काश मैं भी गरीब घर की बजाय हवेली में पैदा हुई होती। मेरी आंखों में आंसू थे। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने खुद को सरजनिश की। मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ? क्या ये मुमकिन है कि एक नवाबजादा मुझ जैसी मामूली मुलाजमा की तरफ देखे? मैं चांद को पाने के ख्वाब देख रही थी, मगर मोहब्बत हसब नसब नहीं देखती। बरसों पहले हवेली की बेटी हुस्ना ने भी तो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर यही किया था। हैदर जैसे शानदार और दौलतमंद आदमी को छोड़कर उसने अपने एक गरीब क्लास फेलो से निकाह कर लिया था। हवेली में हुस्ना का जिक्र कोई नहीं करता था, मगर अपनी सहेली शन्नो की ज़बानी मुझे हवेली की काफ़ी बातें मालूम हो गई थी। शन्नो की माँ फातिमा भी काफ़ी अरसे से हवेली में काम कर रही थी और वो हवेली के सब राज जानती थी। वो अक्सर शन्नो से माजी की बातें करती रहती और शन्नो वो सब बातें मुझे बता देती थी। अम्मा तो हवेली के मकीनों के बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी। अगर कभी मैं अम्मा से कुछ पूछती तो वो मुझे डांट कर चुप करा देती और कहती कि मालकों की बातों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम पर तवज्जो दो और शन्नो से दूर रहा कर। अम्मा की डांट खाकर मैं चुप हो जाती।
मैंने तैमूर शाह के सारे काम अपने जिम्मे लिए थे। अम्मा हैरान थीं कि मुझे क्या हो गया है। मैं तो हमेशा काम से जान छुड़ाती थी, लेकिन तैमूर का काम तो मैं दिलो जान से करती। अम्मा खुश थी कि शायद मैं सुधर गई थी, मगर अम्मा नहीं जानती थी कि जब से तैमूर शाह आया था मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थी। मैं जागती आंखों से उसके ख्वाब देखने लगी थी। मैंने इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया। एक दिन तैमूर शाह लाउंज में बैठा अपने फ़ोन में मसरूफ़ था। शायद वो गुस्से में था। उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। मैं कमरे की सफाई करते हुए उसका जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था। तभी तैमूर ने नज़रें उठाकर मुझे देखा। मैं यकदम गड़बड़ा गई और जल्दी से सर झुकाकर मेज़ साफ करने लगी। सुनो लड़की, उसने इशारा किया, एक गिलास पानी लेकर आओ। जी शाहजी। मैं जल्दी से पानी लेकर आई। तैमूर शाह ने पानी का गिलास पकड़ते मेरी आंखों में झांका तो मेरा हाथ कांप गया और पानी का गिलास तैमूर के ऊपर जा गिरा। ओह, क्या तुम पागल हो? तैमूर गुस्से से उठ खड़ा हुआ था। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी रोनी शक्ल देखकर उसे मुझ पर रहम आ गया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, तैमूर ने कहा तो मैं सरपट भागी और किचन में जाकर दम लिया। कुछ दिनों में हवेली के सब मेहमान चले गए थे और सिकंदर शाह भी अपनी बीवी और बेटे के हमरा शहर सुधार गए थे, लेकिन उनकी बेटी तानिया हवेली में ही रुक गई थी। तानिया और तैमूर अक्सर घूमने फिरने निकल जाते थे। तानिया बड़ी मॉडर्न और खूबसूरत लड़की थी। वो शहर की पढ़ी लिखी थी। वैसे तो वो काफ़ी नखरे वाली थी, लेकिन तैमूर के साथ उसका रवैया काफ़ी अलग था। दोनों की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। शन्नो ने बताया था कि तैमूर और तानिया की शादी की बातें हवेली में चल रही हैं और जल्द ही इन दोनों की मंगनी का ऐलान होने वाला है। मैं ये खबर सुनकर उदास हो गई थी। मैं जानती थी कि शन्नो की कोई खबर कभी गलत नहीं होती। जिस अंदाज में तानिया तैमूर पर अपना हक जमाती थी और धड़ल्ले से उसके साथ घूमती फिरती थी, उससे देखकर तो यही लगता था कि जल्द ही दोनों की शादी का ऐलान कर दिया जाएगा। शन्नो ने भी यही बताया था कि नफीसा बेगम को तानिया की आज़ाद ख्याली बिल्कुल पसंद नहीं। शायद यही वजह थी कि अभी तक दोनों की शादी का ऐलान नहीं हो सका था। आज सुबह से ही मौसम काफ़ी अच्छा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। तैमूर और तानिया लॉन में बैठे थे। तैमूर शाह को उस वक्त चाय पीने की आदत थी। मैं दोनों के लिए चाय बनाकर लॉन में ले गई। तैमूर ने मुझे गौर से देखा। वो मुझे देखकर कुछ चौंक गया था। शायद उसे डर था कि मैं कहीं चाय का कप उसके ऊपर ना उंडेल दूं, लेकिन मैंने आज चाय हाथ में देने की बजाय मेज़ पर रख दी थी। तैमूर का मूड काफ़ी अच्छा था। वो तानिया की बातों पर मुस्कुरा रहा था। क्या तुम यहाँ नई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, जी मैं महानूर हूँ। तैमूर ने मुस्कुरा कर कहा, नूर, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। मेरी आंखें ज़मीन पर जम गईं और दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थीं। तानिया को तैमूर का मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगा था। उसकी पेशानी पर बल पड़ गए थे। तुम यहाँ क्या बातें बनाने खड़ी हो गई हो? जाओ यहाँ से, उसने गुस्से से कहा। तो मैं घबराकर वापस पलटी। इन नौकरों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। मैंने अपने पीछे तानिया की आवाज़ सुनी। मेरा दिल दुख से भर गया था। तैमूर ने न जाने क्या कहा था। मैं तेज़ी से बावर्ची खाने में आ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। अगर मैं गरीब थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था, लेकिन मैं खुश थी कि तैमूर शाह का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने मेरे नाम की तारीफ़ की थी। तैमूर शाह लाख बददिमाग सही, पर मुलाजमों के साथ उसका रवैया हमेशा अच्छा होता था। उस दिन अम्मा ने मुझे तैमूर शाह के कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए। नूर, जल्दी से तैमूर शाह के कपड़े इस्त्री करके ला। तैमूर शाह को बाहर जाना है, जल्दी करना। मैं कपड़े लेकर इस्त्री स्टैंड पर आ गई और इस्त्री करने लगी। मैं कपड़े इस्त्री करके जैसे ही मुड़ी, पीछे खड़े तैमूर शाह के चौड़े सीने से टकरा गई।
इस अचानक उफ्ताद पर मैं अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी। मैं नीचे गिरने ही वाली थी कि तैमूर ने मेरी कमर के गिर्द बाजू डालकर मुझे संभाल लिया। वो न जाने कब खुद ही कपड़े लेने मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था और अपने ध्यान में मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मैं एकदम घबरा गई थी। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। तैमूर शाह के इतने नज़दीक आने का तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। तुम ठीक तो हो? तैमूर ने पूछा, लेकिन मैं कोई जवाब दिए बिना ही भागती हुई कमरे से बाहर आ गई। मगर कमरे के दरवाजे के बाहर तानिया शाह को खड़े देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। वो खूनख्वार नज़रों से मुझे देख रही थी, जैसे अभी मेरा कत्ल कर डालेगी। मैं तेज़ी से भागती हुई किचन में आ गई थी। अम्मा ने मुझे पसीने में शराबूर देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं अम्मा, आज गर्मी बहुत है। मैंने बहाना बनाया तो अम्मा भी मुतमईन हो गई थी। उस दिन के बाद मुझे तैमूर के सामने जाते हुए शर्म आ रही थी। पता नहीं तैमूर क्या सोचता होगा। और तानिया ने अगर अब मुझे तैमूर के आसपास देखा तो वो मुझे कच्चा ही चबा डालेगी। अक्सर तैमूर सोकर इतनी देर से उठता था कि सफाई वाली मुलाजमा सफाई करके चली जाती थी। अम्मा ने मुझे तैमूर के कमरे की सफाई करने का कहा तो मैं उसके कमरे में चली आई। तैमूर तो हवेली से बाहर गया था, इसीलिए मैं मुतमईन होकर सफाई करने लगी। मैं तैमूर के कमरे में पहली बार आई थी। तैमूर का कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे में एक बड़ी अलमारी थी जिसमें कीमती कपड़े और विलायती सामान रखा हुआ था। सामने की दीवार पर एक बड़ी खिड़की थी जिससे बाग का खूबसूरत मंजर दिखाई देता था। बिस्तर के साथ ही एक छोटी सी मेज़ रखी थी जिस पर तैमूर शाह की तस्वीर रखी हुई थी। तैमूर शाह की तस्वीर साफ करते हुए मेरी नज़रें तस्वीर पर जम गई और मैं तस्वीर में खो गई। एसी की ठंडक में मुझे नींद के झोंके आने लगे थे। वैसे भी कई रातों से मैं ठीक से सो नहीं सकी थी। तैमूर शाह की तस्वीर देखते ही न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं वहीं बिस्तर पर गहरी नींद सो गई। मुझे नहीं मालूम सोते हुए कितना वक्त गुजर चुका था। आंख खुली तो मैंने चारों तरफ देखा। कुछ लम्हे तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, और जब याद आया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। उसी वक्त कोई दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ था और कमरे की लाइट रोशन कर दी थी। वो तैमूर था। वो रात के इस पहर मुझे अपने कमरे में देखकर हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा तो मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, अभी रात बहुत हो गई है, सुबह बात करेंगे। जी अच्छा। मैंने जल्दी से सर हिलाया, लेकिन अभी मैं बिस्तर से नीचे भी ना उतर पाई थी कि तानिया दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई और मुझे तैमूर के कमरे में देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तैमूर, तुम इस वक्त इस नौकरानी के साथ कमरे में क्या कर रहे हो? उसने खूनख्वार नज़रों से मुझे देखा। तानिया को अपने सामने देखकर मेरे हवास गुम होने लगे थे। ये सब क्या है तैमूर? तानिया ने तैमूर से सवाल किया। मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी अभी आया हूँ। झूठ मत बोलो, तुमने कहा था कि तुम आज शहर जा रहे हो, जबकि तुम हवेली में मौजूद थे। मैंने तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखी तो अचानक यहाँ आ गई और ये सब देख लिया। कब से चल रहा है ये चक्कर? तानिया गुस्से में चीख रही थी। बकवास बंद करो, ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? वाह, मुझे शर्म करनी चाहिए और तुम रंग रलियां मनाते रहो, वो भी एक मुलाजमा के साथ। शट अप। तैमूर ने एक जोरदार चांटा तानिया के गाल पर रसीद किया तो वो गाल पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से हैरत से उसे देखने लगी। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? उसने चीख चीख कर वो शोर मचाया कि आन की आन में सब इकट्ठे हो गए थे। मुलाजिम भी कमरे में झांक झांक कर सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहे थे।
मेरा हुलिया भी उस वक्त ऐसा था कि कोई भी शक में मुब्तला हो सकता था। दुपट्टा बेड से नीचे गिरा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और मैं बेड पर बैठी रोए जा रही थी। इस सूरत हाल से मैं बहुत घबराई हुई और खौफजदा थी। नफीसा बेगम ने सबको डांट कर भगाया। क्या हो रहा है ये सब? क्या तमाशा लगा रखा है तुमने तानिया? ये तो आप अपने लाडले से पूछें और इस मुलाजमा से जिसे आपने और ताई ने सर चढ़ा रखा है। देखें आधी रात को ये क्या गुल खिला रही है आपके पोते के साथ। फजूल बातें बंद करो तानिया। तैमूर मेरे कमरे में था। मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए वो शहर नहीं गया और अभी खुद मैंने उसे कमरे में भेजा है। और तुमने बात को सोचे समझे बिना क्या तमाशा खड़ा कर दिया। उन्होंने भी तानिया को झाड़ पिलाई। अब तानिया की अकल में बात आई थी। उसने बिला सोचे समझे ही तैमूर पर इतना बड़ा इल्ज़ाम रख दिया। नफीसा बेगम ने उसकी अकल ठिकाने लगाई तो वो फौरन वहां से भाग निकली। अब की बार नफीसा बेगम मेरी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम तैमूर के कमरे में क्या कर रही थी? उन्होंने माथे पर बल डालकर पूछा तो मैं डर के मारे थर थर कांपने लगी। वो मैं सफाई करने आई थी। इस वक्त कौन सी सफाई होती है? नफीसा बेगम का लहजा तेज और चुभता हुआ था। वो दरअसल मेरी आंख लग गई थी। मुझे पता नहीं चला इतना वक्त गुजर गया। मैंने शर्मिंदा होते हुए वही बता दिया जो सच था। अब की बार नफीसा बेगम कुछ नरम पड़ गई थी। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, उन्होंने नरमी से कहा तो मैं लपक कर कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपने आप को कोसते हुए फौरन अपने क्वार्टर की तरफ बढ़ी थी। मेरी सुस्ती और कहीं भी सो जाने की आदत ने आज मुझे किस धाने पर ला खड़ा किया था। नफीसा बेगम ने अम्मा को उनकी लापरवाही पर खूब झाड़ पिलाई थी और अम्मा ने मुझे, तानिया ने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने मुझ पर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं तैमूर को फंसाना चाहती हूँ और उस पर डोरें डाल रही हूँ। मैं सिर्फ 16 बरस की थी, इसीलिए उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मैं तैमूर को पसंद करती थी, लेकिन ये सब करने का तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तानिया ने नफीसा बेगम को कहा था कि वो मुझे फौरन हवेली से चलता करें, मगर नफीसा बेगम ने उसकी बात नहीं मानी थी। इसीलिए तानिया नाराज होकर शहर वापस चली गई थी। उस दिन के बाद तैमूर शाह की इज्जत मेरी नज़रों में और बढ़ गई। अगर वो चाहता तो उस दिन मेरा फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन उसने मुझे फ़ौरन कमरे से जाने को कहा। उस दिन की गलती की मुझे ये सज़ा मिली थी कि अम्मा ने मुझे तैमूर शाह के सारे काम करने से मना कर दिया था। तानिया नाराज़ होकर शहर वापस चली गई थी और मैं तैमूर से बेहद शर्मिंदा थी, इसीलिए उससे छुपती फिर रही थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी कि तैमूर चला आया और मुस्कुराकर कहने लगा, अब तुम भाग भाग कर मेरे काम नहीं करती। मेरे कितने काम अधूरे पड़े हैं, कमरा भी गंदा पड़ा है। उसने शिकवा किया। वो अम्मा ने मना किया है कि मैं अब आपका कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि मैं सब काम उल्टा कर देती हूँ। मैंने उंगलियां चटखाते हुए कहा तो तैमूर शाह ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए किचन से निकल गए। उस दिन से तैमूर की नज़रें काफ़ी हद तक बदल गई थीं। वो जहाँ भी मुझे देखते मुस्कुराने लगते। मैं शर्मिंदा थी, लिहाजा मैं उनकी नज़रों से बचने की कोशिश करती। मेरी कोशिश यही होती कि मैं उनके सामने ना जाऊं, मगर जहाँ मैं काम कर रही होती वो वहीं आ जाते और बैठकर मेरा जायज़ा लेने लगते। मैं तैमूर साहब की मुस्कुराती नज़रों का मतलब अच्छी तरह समझती थी। यकीनन वो दिल ही दिल में मेरी बेवकूफ़ी का मजाक उड़ा रहे थे। सिकंदर शाह अपनी बीवी और तानिया के साथ हवेली आए थे। तब से नफीसा बेगम के कमरे में ना जाने क्या खिचड़ी पक रही थी। उनके दोनों बेटे और बहुएं भी वहीं मौजूद थे। शनो ने बताया था कि सिकंदर शाह अपनी माँ से तानिया और तैमूर की शादी की बात करने आए थे, लेकिन तैमूर ने तानिया से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से तानिया की माँ शदीद गुस्से में थी। आपने एक नौकरानी को मेरी बेटी पर फौकियत दी। आपको तो उसी वक्त उसे और उसकी माँ को हवेली से चलता कर देना चाहिए था
और आपने तानिया को वापस शहर आने दिया और उसको हवेली में बिठा रखा है। सिकंदर शाह की बीवी ने कहा, अम्मा आप जानती हैं कि तानिया बहुत जज्बाती है। तानिया के लिए बहुत रिश्ते हैं, लेकिन वो तैमूर से शादी करना चाहती है। और गलती सिर्फ उसकी नहीं है, तैमूर की भी है। आप तैमूर को समझाएं कि वो इस रिश्ते से इनकार ना करे। सिकंदर ने कहा, तैमूर पहले भी तानिया से शादी पर राजी नहीं था। मैंने ही उसे राजी किया था, लेकिन अब उसने साफ इनकार कर दिया है। वैसे भी तानिया और तैमूर का रिश्ता बेजोड़ है। दोनों के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तैमूर अपने बाप की हवेली में रहना चाहता है और तानिया को गांव में रहना पसंद नहीं है। इसी तरह यह रिश्ता कैसे चलेगा? नफीसा बेगम ने कहा, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है अम्मा। आप तैमूर से बात करें, बल्कि पहले आप उस लड़की और उसकी माँ को हवेली से चलता करें। मुलाजिम भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं उन्हें इतनी रकम दे दूंगा कि उनकी बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। वो यहाँ से चली जाएंगी तो तैमूर का गुस्सा भी ख़त्म हो जाएगा और वो शादी के लिए भी मान जाएगा। बल्कि मैं खुद ही उन्हें यहाँ से जाने का कह देता हूँ। सिकंदर शाह उठे तो नफीसा बेगम ने उन्हें रोक दिया था। नहीं सिकंदर शाह, मानूर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। क्यों अम्मा, आप एक नौकरानी की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हैं? आखिर वो एक मुलाजमा ही तो है। सिकंदर शाह ने गुस्से से कहा, तुम ये भूल रहे हो सिकंदर कि तैमूर को हैदर और उसकी बीवी ने पाला है। तैमूर का रिश्ता तय करने का हक भी उन्हीं का है और उन्होंने तैमूर के लिए मानूर का इंतखाब किया है। तैमूर को भी अपनी माँ की पसंद पर कोई एतराज़ नहीं। वो दिलो जान से राजी है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? सिकंदर शाह हैरान रह गए थे। हैदर की बीवी मानूर को कैसे जानती है? वो तो कभी पाकिस्तान नहीं आई। वो तैमूर की शादी मानूर से क्यों करना चाहती है? ये सब क्या हो रहा है अम्मा? सिकंदर शाह ने पूछा। बाकी सब लोग भी हैरान थे। शायद अब इस हकीकत से पर्दा उठाना पड़ेगा जो बरसों से मेरे दिल में कैद है। नफीसा बेगम की आंखों में आंसू थे। अकबर और सिकंदर शाह चौंक कर उन्हें देखने लगे। नफीसा बेगम माजी में खो गई थी जब वो खुशी खुशी अपने बेटे की शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। आप तो भाई का रिश्ता तय करने गई थी ना, फिर आपने हैदर से मेरा रिश्ता तय क्यों किया? हुस्ना को जब से पता चला था कि उसका रिश्ता हैदर से तय हुआ है, उसके तन बदन में आग लग गई थी। वो जानती थी कि हैदर उसे पसंद करता है, लेकिन हैदर जैसा मर्द उसका आइडियल बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्या कमी है हैदर में? इकलौता है, ज़मीन जायदाद का मालिक है। तुम वहाँ खुश रहोगी। नफीसा बेगम ने कहा, बस यही मसला है आपका। आप खुशी को दौलत के तराजू में तोलती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैं एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में चली जाऊं? बचपन से मेरे भाइयों ने मुझे कभी कुछ आज़ादी से करने नहीं दिया। हमेशा मुझ पर पाबंदियां लगाई। यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, कॉलेज चादर लेकर जाओ, घर में भी दुपट्टा सर से ना उतरे। मैं अपनी सहेलियों के घर तक तो जा नहीं सकती। इस माहौल में मेरा दम घुटता है। और आप चाहती हैं कि शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी में कोई तब्दीली ना आए। यही माहौल, यही पाबंदियाँ, यही रिवायात जो बचपन से मैंने यहाँ देखी हैं, वहाँ भी यही सब कुछ है। हुस्ना ने कहा तो नफीसा बेगम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वो तुम पर ये सब पाबंदियाँ लगाते हैं। लेकिन हैदर इतना रिवायत पसंद नहीं है। तुम फिक्र ना करो, तुम उसके साथ खुश रहोगी। मगर हुस्ना को तो अपना आइडियल मिल चुका था। उसका क्लास फेलो नासिर, जो औरत की इज्जत करता था, औरत को आज़ादी देने का कायल था। वो स्टेज पर आकर औरत के हुकूक और आज़ादी की बात करता तो उसका लफ्ज़ लफ्ज़ हुस्ना के दिल में उतर जाता। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। उसके भाई नासिर से उसकी शादी करते ये मुमकिन ना था। लिहाजा हुस्ना ने वही किया जो उसने सोच रखा था। उसने घर में एक खत छोड़ा और नासिर के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। हुस्ना के तीनों भाइयों का गैरत और शर्म से बुरा हाल था। उनका बस नहीं चलता था कि हुस्ना मिले तो
उसके शौहर समेत उसको मौत के घाट उतार दें। मगर नफीसा बेगम ने उनको कसम दी थी कि जो होना था हो चुका था। वो अपनी बहन के गंदे खून से अपने हाथ रंग कर अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगी। हुस्ना ने आंखों में बहुत से ख्वाब सजाकर नासिर से शादी की थी, मगर शादी के चंद माह में ही हुस्ना के सब ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। नासिर की बातें महज लफाजी थीं। वो भी उन्हीं रिवायती मर्दों में से था जो उसके अपने घर में थे, बल्कि उसके घर के मर्द तो नासिर से लाख दर्जे बेहतर थे, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाया था और हुस्ना को तो वो बहुत चाहते थे। हुस्ना ने हीरा छोड़कर पत्थर का इंतखाब कर दिया था। कॉलेज की 4 साल की मोहब्बत चंद माह भी ना चल सकी थी और नासिर ने हुस्ना को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। हुस्ना का कोई ठिकाना नहीं था। वो रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर हवेली चली आई ताकि अपनी माँ और भाइयों से माफ़ी मांग सके। शुक्र था कि उस दिन नफीसा के भाई हवेली में मौजूद ना थे, वरना वो शायद अपने गुस्से पर काबू ना रख पाते। नफीसा बेगम ने हुस्ना को अपनी काबिले एतमाद मुलाजमा के घर में छुपा दिया था। वहीं हुस्ना ने एक चांद सी बच्ची को जन्म दिया था। इसी दौरान उसके भाई और भाभी का भी इंतकाल हो गया था और वो अपने भाई की मौत पर भी हवेली ना जा सकी थी, क्योंकि नफीसा बेगम ने उसे सख्ती से मना किया था। हुस्ना से रहा ना गया तो उसने खुद को एक चादर में लपेटा और भाई की कब्र पर फातिहा पढ़ने चली आई। तभी हैदर शाह वहां चला आया था। हुस्ना सर से पांव तक चादर में थी, लेकिन हैदर शाह ने उसे पहचान लिया था। तुम यहां? वो हुस्ना को देखकर हैरान रह गया था। हुस्ना ने हैदर से माफ़ी मांगी तो हैदर ने उसे माफ़ कर दिया। बिलाशुबा वो बहुत नेक दिल इंसान था। चंद माह ऐसे ही गुजर गए थे। हुस्ना रजिया के घर कब तक छुपी रह सकती थी। हैदर ने एक बार फिर हुस्ना से शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। वो वाकई हुस्ना से मोहब्बत करता था। नफीसा बेगम ने खामोशी से हुस्ना और हैदर का निकाह कर दिया और हैदर और हुस्ना तैमूर को साथ लेकर बैरून मुल्क रवाना हो गए थे। हुस्ना माहनूर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन नफीसा बेगम ने कहा था कि माहनूर को साथ ले जाने की सूरत में वो कभी अपने माजी को भुला नहीं सकेगी और शायद हैदर माहनूर को अपना ना सके और इस वजह से उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब हो। नफीसा बेगम ने हुस्ना को तसल्ली दी थी कि वो नूर की फ़िक्र ना करे, वो खुद उसकी बेटी का ख्याल रखेंगी। यूं माहनूर को छोड़कर हुस्ना रोते हुए परदेस सुधार गई थी। माहनूर हवेली में रजिया की बेटी की हैसियत से परवरिश पाती रही। इसी तरह कई साल बीत गए थे। हुस्ना हैदर के साथ 1-2 दफ़ा वतन वापस आई थी, मगर वो हवेली नहीं आई थी। हैदर और तैमूर सबसे मिलने हवेली आए थे, लेकिन हुस्ना शहर में होटल में ठहर गई थी। नफीसा बेगम किसी बहाने से शहर जाकर उससे मिल आई थी और रजिया और माहनूर को भी अपने हमरा ले गई थी। माहनूर उस वक्त काफ़ी छोटी थी, उसको कुछ याद नहीं था। फिर काफ़ी अरसे तक तैमूर की तालीम की वजह से हुस्ना और हैदर वतन नहीं आ सके थे। हुस्ना ने तैमूर को सगी माँ की तरह पाला है। अब वो चाहती है कि तैमूर उसकी बेटी माहनूर का हाथ थामे और दोनों का निकाह कर दिया जाए। नफीसा बेगम की बात सुनकर सब घर वालों पर सख्ता तारी था। अकबर और सिकंदर शाह सर झुकाए बैठे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि माहनूर उनकी सगी भांजी और उनकी लाडली बहन की बेटी थी। ये सच था कि उन्होंने अपनी बहन को बहुत प्यार किया था, मगर नफरत भी इतनी ही की थी। उसकी कोर्ट मैरिज के बाद कभी ज़बान से उसका नाम नहीं लिया था, क्योंकि जो हरकत उसने की थी उससे वो बहुत गुस्से में थे। मगर वक्त गुजरने के बाद कई मौके पर उन्होंने हुस्ना को याद किया था। हवेली में जिसने ये खबर सुनी हैरान रह गया। माहनूर हुस्ना की बेटी थी। माहनूर को जब से हकीकत पता चली थी तो वो रोए जा रही थी। उसके दोनों मामुओं ने उसके सर पर हाथ रखा तो वो उनके सीने से लगकर रो पड़ी। रजिया भी रो रही थी। अल्लाह ने उसे औलाद नहीं दी थी, मगर उसकी खाली गोद को माहनूर के वजूद से भर दिया था। माहनूर को अपनी सगी माँ से मिलने की तमन्ना थी। हुस्ना हैदर के साथ वापस आई
तो भाइयों ने उसे माफ करके गले से लगा लिया। महानूर भी माँ से मिलकर रोती रही। सबकी आंखों में आंसू थे। देखा, मैं ना कहती थी कि तू मुझे रजिया खाला की बेटी कहीं से नहीं लगती। शन्नो ने महानूर के कान में सरगोशी की तो वो हंस पड़ी। महानूर और तैमूर का निकाह बड़ी धूमधाम से हुआ। महानूर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो तैमूर की बीवी बनने जा रही थी। उसने अपने रब से तैमूर शाह को पाने की जो दुआएं की थी वो कबूल हो गई थी। तैमूर और महानूर का निकाह हो गया और एक बार फिर मैं तैमूर के कमरे में आ गई थी। मैं सिमटी हुई सोफे पर बैठी हुई थी जब तैमूर मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उस दिन तो तुम धड़ल्ले से मेरे बिस्तर पर सो रही थी और आज जब तुम्हारा इस बिस्तर पर बैठने का पूरा हक बनता है तो सोफे पर क्यों बैठी हो? तैमूर ने शरारत से कहा तो मैंने शर्माकर सर झुका लिया। तैमूर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया था। आपको मालूम था कि मैं हुस्ना की बेटी हूं? मैंने तैमूर से पूछा। हाँ, मामा ने मुझे सब बता दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम पूछा था। मैं जानता था कि तुम मामा की बेटी हो, लेकिन मामा ने शादी पर कोई जोर नहीं दिया था। ये मेरा अपना फैसला था। लेकिन आप क्यों मुझसे शादी करना चाहते थे? तुम जो मुझे हर वक्त छुप छुप कर देखा करती थी, तो मैंने सोचा शादी कर लूं ताकि तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहो। तैमूर ने कहा तो मुझे हंसी आ गई थी। ये सच था कि आज मैं बहुत खुश थी। मैंने तैमूर के कंधे पर सर रखकर सुकून से आंखें मूंद लीं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।